जरा सोचिए, एक ऐसी सजा जो इतनी खौफनाक हो कि मौत भी उसके सामने एक रहम लगने लगे। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इतिहास के उसी काले पन्ने को पलटेंगे। स्रोत सामग्री हमें उस यातना की दास्तान बताती है जिसने इंसानी सहनशीलता की हर सीमा को पार कर दिया था। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि काला पानी असल में क्या था और कैसे इसने क्रूरता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 80,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रशासन ने इतने भारी पैमाने पर कैदियों को इस जीते जागते नरक में भेजा था। और सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात क्या है? स्रोतों के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में गए लोगों में से महज कुछ 100 लोग ही जिंदा वापस लौट सके। ये नंबर ही अपने आप में चीख चीख कर बताता है कि वहां जाना सीधे मौत के मुंह में जाने के बराबर था। भाग 1, 1857 का ट्रिगर। तो इस भयानक जेल की जरूरत पड़ी क्यों? इसका जवाब 1857 के विद्रोह में छिपा है। उस समय के क्रांतिकारी मौत से बिल्कुल नहीं डरते थे और उनकी इसी निडरता ने ब्रिटिश प्रशासन को खौफ में डाल दिया था। उन्हें लगा कि इन बागियों को मुख्य भूमि पर रखना बहुत बड़ा खतरा है। बस इसी डर के चलते मार्च 1858 में कैदियों का पहला जत्था निर्वासित किया गया। फिर जैसे जैसे कैदी बढ़ते गए, 1896 में एक विशाल जेल का निर्माण शुरू हुआ जो 1906 में जाके पूरी तरह तैयार हुई। भाग 2, एक जीता जागता नरक बनाना। अब जरा इस जगह की लोकेशन देखिए। भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1300 किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में बसा ये इलाका चारों तरफ से अथाह और कभी पार न किए जा सकने वाले समंदर से घिरा था। मतलब ये एक ऐसा भौगोलिक किला था जहां से भागने का ख्याल भी दिमाग में लाना बिल्कुल नामुमकिन था। और शुरुआती दिनों की हकीकत तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जब 1858 में पहला जत्था वहां पहुंचा तो वहां कोई बनी बनाई जेल नहीं थी, सिर्फ घने खूंखार जंगल थे। स्रोत बताते हैं कि कैदियों को जहाज से उतारते ही नंगे हाथों से जंगल साफ करने में लगा दिया गया। उनके सिर पर कोई छत नहीं थी, वो खुले आसमान के नीचे नंगी जमीन पर सोते थे। जहरीले सांपों और बिच्छुओं का डंक और ऊपर से मलेरिया और प्लेग जैसी जानलेवा बीमारियों ने इस जगह को सचमुच एक मौत के कुएं में बदल दिया था। इलाज का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। भाग 3, एकांत की वास्तुकला। इस जेल की तो इमारत भी अपने आप में एक क्रूर सजा थी। बर्मा से लाई गई लाल ईंटों से 7 विंग्स या इमारतें बनाई गईं जिनमें करीब 700 कोठरियां थीं। और ये कोठरियां इतनी छोटी थीं कि स्रोत के ही शब्दों में कहें तो ये कमरे नहीं बल्कि ईंटों से बने ताबूत थे। एक इंसान वहां ठीक से अपने हाथ पैर तक नहीं फैला सकता था। इसका इकलौता मकसद था कैदियों को एक दूसरे से पूरी तरह काटकर किसी भी तरह के इंसानी संपर्क को हमेशा के लिए खत्म कर देना। इस घुटन भरे एकांत के साथ साथ जो शारीरिक मेहनत करवाई जाती थी वो अमानवीयता की सारी हदें पार कर देती थी। कैदियों को कोलू के बैल की तरह जोत दिया जाता था ताकि वो हर रोज नारियल का तेल निकाल सकें। और अगर जरा सी भी थकान दिखी या काम पूरा नहीं हुआ तो शरीर को कोड़ों से छील दिया जाता था। नारियल का तेल निकालने के अलावा रस्सी बनाना, कपड़े सिलना और चक्की पीसना, ये सब उस खौफनाक और थका देने वाली दिनचर्या का हिस्सा था। भाग 4, रोजमर्रा की जिंदगी का दर्द। वहां इंसानी गरिमा को तो जैसे पैरों तले कुचल दिया गया था। साफ सफाई जैसी कोई चीज वहां थी ही नहीं। स्रोत के मुताबिक हर कैदी को सिर्फ 2 प्लेटें दी जाती थीं। एक प्लेट से उन्हें खाना खाना होता था और दूसरी प्लेट का इस्तेमाल नहाने, कपड़े धोने और यहाँ तक कि शौच के लिए भी करना पड़ता था। यह अकेला फैक्ट ही साफ कर देता है कि वहां इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जाता था। इस दर्द की गहराई को हम 1857 के मशहूर क्रांतिकारी और शायर अल्लामा फजले हक खैराबादी के शब्दों से बेहतर समझ सकते हैं। उन्होंने जो मंजर बयान किया है वो रूह कंपा देने वाला है। उनके मुताबिक हर कोठरी की छत हमेशा टपकती रहती थी और हवा तक बीमारियों से संक्रमित थी। जरा सोचिए, बिना किसी इलाज के अपने रिश्ते हुए घावों के साथ उस सीलन भरे माहौल में जिंदा रहना अपने आप में मौत से भी बड़ी सजा थी। खैराबादी जी आगे जो कहते हैं उससे तस्वीर और भी साफ और भयानक हो जाती है। जब एक मामूली सा बुखार भी मौत का सीधा पैगाम बन जाए तो वहां की खौफनाक स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहां दया नाम की कोई डिक्शनरी नहीं थी। बीमार पड़ने का सीधा सा मतलब था मौत के और ज्यादा करीब पहुंच जाना। और क्या मौत के बाद ये अमानवीयता रुक जाती थी? बिल्कुल नहीं। एक मृत शरीर को रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिया जाता था। स्रोत हमें बताते हैं कि मौत होने पर सफाईकर्मी लाश को बेरहमी से एक पैर से पकड़कर घसीटते थे। उसके सारे कपड़े उतार लिए जाते थे।
और फिर बिना नहलाए, बिना कब्र खोदे या बिना किसी अंतिम प्रार्थना के उसे बस एक ढेर के नीचे फेंक दिया जाता था। ये मौत के बाद भी किए जाने वाला सबसे घिनौना अपमान था। शारीरिक और मानसिक यातना का ये सिलसिला इंसान को अंदर से कितना खोखला कर देता था, इसकी एक बेहद दर्दनाक मिसाल हैं क्रांतिकारी इंदुभूषण रॉय। 1908 में बम फेंकने वाले ये निडर इंसान थे, लेकिन काला पानी के उस रोज-रोज के सोचे समझे अपमान ने उन्हें इस कदर मानसिक रूप से तोड़ दिया कि उन्होंने आखिरकार अपने ही कुर्ते से फांसी लगाकर जान दे दी। उस नरक में ऐसी खौफनाक घटनाएं लगभग रोज का हिस्सा बन चुकी थीं। भाग 5 विद्रोह और भागने की कोशिशें। मार्च 1868 की ये घटना हमें बताती है कि जेल के बाहर का रास्ता अंदर से भी ज्यादा खतरनाक था। 238 कैदियों ने एक साथ भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर के खूंखार जंगलों में या तो वो आदिवासियों का शिकार बन गए या पकड़े जाने के खौफ से खुदकुशी कर ली। जो 87 कैदी जिंदा बच गए और पकड़े गए, उन्हें जेल अधीक्षक जेम्स वॉलकर के आदेश पर एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। ये एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश था कि यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसी जेल ने इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक को भी अपनी आंखों से देखा। फरवरी 1872 की बात है। भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो जब इस जेल का दौरा करने आए तो शेर अली अफरीदी नाम के कैदी ने उनकी हत्या कर दी। इस एक घटना ने उस ताकतवर साम्राज्य और एक बंदी के बीच के अंतर को दुनिया के सामने ला दिया और इस जेल को रातों रात पूरी दुनिया में कुख्यात कर दिया। अगर कोई कैदी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहता तो उसका अंजाम भी बेहद खौफनाक होता था। दयनीय स्थिति के विरोध में जब कैदी भूख हड़ताल करते तो उन्हें नली के जरिए जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था। स्रोत के मुताबिक ये तरीका इतना हिंसक था कि कई बार कैदी की मौत होने तक उसे जबरन खाना ठूंसा जाता था। इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, कैदियों के मन में दहशत का वो बीज बोना कि कोई दोबारा हड़ताल के बारे में सोचने की हिम्मत भी न करे। भाग 6 अंतिम अध्याय। आखिरकार दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों ने इस जेल के भविष्य का फैसला किया। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने अंडमान द्वीप समूह पर अपना कब्जा जमा लिया। 1945 आते आते ब्रिटिश साम्राज्य भी काफी कमजोर पड़ चुका था और भारत पर उसकी पकड़ ढीली होने लगी थी। इन्हीं सब हालात के चलते आखिरकार 1945 में इस कुख्यात सेलुलर जेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज के इस विश्लेषण में हमने 80,000 जैसी बड़ी संख्याओं और भयानक आंकड़ों पर बात की, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये महज कागजी आंकड़े नहीं थे। वो जीते जागते इंसान थे। वो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने एक आज़ाद कल की उम्मीद में उस खौफनाक और अमानवीय वर्तमान को अपनी आंखों से देखा और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज उस सेलुलर जेल की दीवारें बिल्कुल खामोश खड़ी हैं। वहां अब ना तो कोई कोड़े की आवाज आती है और ना ही दर्द की कोई चीख, लेकिन ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज़ादी की जो भारी कीमत वहां चुकाई गई, क्या उसकी विरासत आज भी उन लालिटों में जिंदा है? अगर कोई पूरे ध्यान से उन खामोश दीवारों को सुने तो क्या आज भी उस अथाह दर्द के बीच से उठने वाली इंकलाब की गूंज महसूस की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस काले इतिहास को हमारे जहन में हमेशा जिंदा रखेगा। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं।